हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हमने ट्रेनिंग की बात की थी कि अगर हमें अपने एम्प्लॉयज़ को बेहतर अपने साथ एडजस्ट करना सिखाना है तो उसको क्या करनी देनी होगी, ट्रेनिंग देनी होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल में हमारा क्या है, अब हमने एम्प्लॉयज़ का रिक्रूटमेंट कर लिया, उसको ट्रेनिंग दे दी, वो अपना काम कर रहा है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करेंगे, यानी कि उसकी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे कि वो बेहतर काम कर रहा है या किस लेवल का काम वो कर रहा है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में हमारी क्या होती है परफॉर्मेंस अप्रेजल हमारी क्या है, एक प्रोसेस है, क्या है, एक प्रक्रिया है। डिटरमाइन हाउ एम्प्लॉयज़ परफॉर्म हिज ड्यूटी। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि जो आपका एम्प्लॉयज़ है वो किस तरीके से अपनी ड्यूटी कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस परफॉर्मेंस अप्रेजल से ये निर्धारित करते हैं कि हमारा एम्प्लॉयज़ किस तरीके से अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, इससे क्या मेज़र करते हैं, इसमें हम मेज़र करते हैं एंड प्रोडक्ट। ठीक है, क्या मेज़र करेंगे हम, एंड रिजल्ट। ठीक है, एंड रिजल्ट, एंड प्रोडक्ट को हम इसमें मेज़र करते हैं। ये देखते हैं रिजल्ट एंड आउटकम को कि उसने, अगर मान लीजिए मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को बोला है कि आपको 20 लोगों का टारगेट कंप्लीट करना है, आपको ये प्रोडक्ट है जो 20 लोगों में बेचना है। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ गया, अब मैं ये देखूंगी कि क्या उसने वो 20 लोगों को पर डे वो टारगेट अपना कंप्लीट कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम, एंड रिजल्ट एंड आउटकम को मेज़र करते हैं, मापते हैं कि उसने एंड रिजल्ट दिया या फिर आउटकम दिया। ठीक है, ये टेंजिबल होता है और एक्सप्रेस इन नंबर, इसको हम नंबर्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर लिख लीजिएगा, कट गया है वो। तो ये एक तो टेंजिबल होता है, इसको हम देख सकते हैं कि बिल्कुल सीधा सीधा पता चल जाएगा। मैं देख लूँगी कि लास्ट मंथ पूरा देखने के बाद कि मंथली में देख लूँगी कि इसने कितने टारगेट अपने कंप्लीट किए हैं और कितने उसके छूट गए हैं या फिर कितना उसने टारगेट से ज़्यादा कंप्लीट कर दिया है। तो रिजल्ट एंड आउटकम को देखेंगे हम, इसमें एंड रिजल्ट और आउटकम को मेज़र करते हैं हम। टेंजिबल होता है और एक्सप्रेस इन नंबर्स मतलब इसको हम संख्या में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि आपने इतना % टारगेट अपना कंप्लीट किया है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है, एक प्रोसेस है। डिटरमाइन हाउ एम्प्लॉयज़ परफॉर्म हिज ड्यूटी, ये बताता है कि आपके एम्प्लॉयज़ कैसा काम कर रहा है। मेज़र एंड रिजल्ट, ये आपके एंड रिजल्ट को मेज़र करता है। टेंजिबल होता है ये नेचर में। ठीक है, और एक्सप्रेस इन नंबर, और नंबर में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, हेल्प। इसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल हमारा क्या है, बेस्ड ऑन रिजल्ट के बेस्ड में हम परफॉर्मेंस अप्रेजल को करते हैं। किस पे बेस्ड होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल हमारा, रिजल्ट पे बेस्ड होता है। ठीक है, यानी कि फाइनल रिजल्ट यानी कि आउटकम को देख करके हम बताते हैं कि हमारा क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसे लग रहा है। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, एक तो हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, डिसीजन लेने में हेल्प करता है। ठीक है, मान लीजिए कोई एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन में या हमारे डिपार्टमेंट में इतना अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो हम उसका क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी और डिपार्टमेंट पे। हमें लगता है कि वो बेहतर काम करेगा तो हम उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, इंक्रीज इन पे, मोटिवेशन, नीड ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है, एक तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम हमारा एम्प्लॉयज़ को कितनी हमें पेमेंट में उसका इंक्रीज़ करना है। प्रमोशन नीड्स ऑफ ट्रेनिंग, जो हमारा प्रमोशन है, प्रमोशन नीड्स ऑफ ट्रेनिंग की जो ट्रेनिंग की उसे कितनी ज़रूरत है। ठीक है, तो कितनी ज़्यादा उसकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कितना कहाँ हम उसे प्रमोशन दे सकते हैं। प्रमोशन के बाद कॉमा है। ठीक है, तो यहाँ पे नीड, इंक्रीज इन पे, हमें पे को इंक्रीज़ करने के लिए पे को इंक्रीज़ करने में हेल्प मिलेगी। हमें पता है कि हमारा एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छा काम कर रहा है तो हम उसका इंक्रीमेंट अच्छा लगा सकते हैं। ठीक है, प्रमोशन में हेल्प कर सकता है ये कि हम ये देख सकते हैं हमारा एम्प्लॉयज़ असिस्टेंट मैनेजर में अच्छा काम कर रहा है तो मैनेजर में भी उतना ही अच्छा काम करेगा, तो हम उसे प्रमोशन दे सकते हैं। नीड ऑफ ट्रेनिंग, हम उसे ट्रेनिंग की नीड्स हमें पता चल जाएगी कि हमारा एम्प्लॉयज़ काम नहीं कर पा रहा है तो हमें उस लेवल पर उसे क्या देनी चाहिए, ट्रेनिंग की उसको ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमा है, कॉमा कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद है हमारा ट्रेनिंग डिफरेंसेस इन एम्प्लॉयज़। ठीक है, डिफरेंसेस इन एम्प्लॉयज़ मतलब कि हम दो एम्प्लॉयज़ में या फिर हम अपने एम्प्लॉयज़ में अंतर भी पता कर सकते हैं कि ये एम्प्लॉयज़ इस एम्प्लॉय से बेहतर काम करता है। ठीक है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, हम देख सकते हैं कि क्वालिटेटिवली किसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, कौन बेहतर लोगों को कन्विंस कर पा रहा है, किसकी लोग सुनते हैं, किसकी लोग मानते हैं, तो कौन कन्विंस करके अपने प्रोडक्ट को बेच सकता है मार्केट में जा करके, तो वो क्वालिटेटिव हो गया। क्वांटिटेटिव में हो गया वो कितने प्रोडक्ट बेच पा रहा है। ठीक है, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं इसकी। तो हम ये देख सकते हैं कि कितना क्वालिटेटिव है और कितना क्वान्टिटेटिव है। आइडेंटिफाई एम्प्लॉयज़ वीक पॉइंट,
हम एम्प्लॉयज़ के वीक पॉइंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फिर उसको अच्छा इन्वायरमेंट दे करके उसके फुल पोटेंशियल को हम क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा एम्प्लॉयज़ है उसके वीक पॉइंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, वीक पॉइंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हम उसको जब हमें पता चल गया कि हमारा एम्प्लॉयज़ यहाँ वीक हो रहा है, उसको कॉन्फिडेंस की कमी है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट देख के उसके जो कॉन्फिडेंस की कमी है उसको दूर कर सकते हैं। इसलिए हम क्या लगाते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल लगाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। रिजल्ट पे बेस्ड होता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है कि जो आपके सुपीरियर अथॉरिटी हैं वो डिसीजन ले सकते हैं इस परफॉर्मेंस अप्रेजल से। इसके बाद हमारे क्या है, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। मॉनिटरिंग में क्या है, एम्प्लॉयज़ को मॉनिटर करना है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को मॉनिटर करते हैं, मतलब हम उसे देखते हैं, उसके एक एक पॉइंट को चेक करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं उसके वीक और पॉजिटिव एरिया को, इवैल्यूएशन करेंगे, फिर कंट्रोल करेंगे, जो हमारा वीक एरिया है उसको आइडेंटिफाई करके कंट्रोल करते हैं हमारे एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। मॉनिटर करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे और फिर कंट्रोल करेंगे। तो सबसे पहले हमने मॉनिटरिंग की, हमने पूरा ऑब्जर्वेशन किया, एक एक चीज़ देखी उसकी कि उसमें क्या एम्प्लॉयज़ को पूरा अच्छे से पूरा एक उसका स्टडी की हमने मॉनिटरिंग के थ्रू, फिर हमने इवैल्यूएशन किया, इवैल्यूएशन के बाद हमने कंट्रोल किया, ठीक है। तो ये क्या है हमारा इवैल्यूएशन, वीक एंड पॉजिटिव एरिया। फिर हमने क्या किया, कंट्रोल कर लिया, वीक एरिया को आइडेंटिफाई करके हमने कंट्रोल किया। अब इवैल्यूएशन हमारे परफॉर्मेंस अप्रेजल हमारे दो तरह के होते हैं, एक है हमारा ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस अप्रेजल, दूसरा है मॉडर्न परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये एग्जाम में आते हैं और कई बार आ चुके हैं, इनके शॉर्ट फॉर्म भी आती हैं, लॉन्ग भी आती हैं, और ये ट्रेडिशनल मॉडर्न का पार्ट भी आता है। पूछते हैं कि इनमें से कौन सा ट्रेडिशनल है और कौन सा मॉडर्न है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल वो है जो पहले यूज़ होता था, पहले हम यूज़ करते थे इन मेथड्स को, ठीक है, ट्रेडिशनल वालों को। इसमें क्या है, इवैल्यूएट बेस्ड ऑन द पर्सनल ट्रेट्स एंड क्वालिटी। पहले हम क्या करते थे कि जो हमारा एम्प्लॉयज़ है उसके पर्सनल ट्रेट और क्वालिटी पे हम उसको इवैल्यूएट करते थे, जज करते थे, ठीक है। एटीट्यूड हो गया, जजमेंट हो गया, वर्सेटिबिलिटी हो गया, इनिशिएटिव, लॉयल्टी, इन सब चीज़ों के बेस पे हम क्या करते थे, उसको जज करते थे अपने एम्प्लॉयज़ को। पर्सनैलिटी, काम करने का तरीका कैसा था उसका, उसकी परफॉर्मेंस को असेस करते थे। यहाँ पे हम पनिशमेंट पे ज़्यादा फोकस करते थे कि अगर हमारा एम्प्लॉयज़ बेहतर काम नहीं कर रहा तो उसको हम नौकरी से हटा देते थे, ठीक है। इस तरीके के पनिशमेंट पे हम ज़्यादा फोकस करते थे ट्रेडिशनल में। यानी कि ट्रेडिशनल अप्रेजल हमारा करने का एम क्या होता था कि हम अगर हमारा एम्प्लॉयज़ काम नहीं कर रहा है तो हम क्या करें, एक तो उसकी सैलरी कटौती कर सकते हैं, उसका इंक्रीमेंट ना लगाएं, या फिर हम उसको उसकी जॉब से हटा कर किसी दूसरे को वो जॉब दे सकते थे। तो ट्रेडिशनल में हम ये मेथड यूज़ करते हैं। इसमें पर्सनल ट्रेट्स है, क्वालिटी है, एटीट्यूड, जजमेंट, वर्सेटिलिटी, इनिशिएटिव, लॉयल्टी, इन सब चीज़ों के बेस पे हम क्या करते थे, ट्रेडिशनल मेथड में अपने एम्प्लॉयज़ को जज करते थे। फिर उसके बाद है हमारे इसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है वो है क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। इसमें क्या होता है, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड में पुराने गुड और बैड इंसिडेंट के आधार पे हम क्या कर रहे थे, जज करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। हम ये देखते हैं कि इसने पहले क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया है। हम बैठेंगे, हम पूरा सोचेंगे कि लास्ट ईयर से इस पूरे साल इसने ये अच्छे काम किए हैं, ये बुरे काम किए। उसके आधार पर हम उसको जज करेंगे कि उसकी लाइफ में क्या गुड और बैड इंसिडेंट हुए हैं। उसने वर्क प्लेस में, लाइफ से हमें क्या मतलब, वर्क प्लेस से, ठीक है, वर्क प्लेस में उसने क्या गुड और बैड इंसिडेंट किए, कितने वो असाइनमेंट्स लाया है, कितने से असाइनमेंट छोड़ दिए हैं, किसके चलते कितने हमारे प्रोजेक्ट चले गए हैं। ये सब चीज़ें हम बैठ के असेस करेंगे। यूज़ फॉर असेसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट एंड एक्सचेंज, ठीक है, इम्प्रूवमेंट एंड एक्सचेंज। इससे क्या हमें किसके लिए हेल्प मिलती थी, इसको असिस्ट करने के लिए। इससे हम एम्प्लॉय को असिस्ट कर सकते थे, इम्प्रूव कर सकते थे, एक्सचेंज कर सकते थे, उसे बदल सकते थे, ठीक है। इसके लिए हम क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड को यूज़ करते थे। हमने साल भर एक एम्प्लॉय से काम किया, साल भर ख़त्म हो गया, उसके बाद हमने नेक्स्ट साल से पहले क्या किया, उसको बैठ के पूरा हमने जज किया कि इस एम्प्लॉयज़ ने इतने प्रोजेक्ट सही किए, इसने नहीं किए, इसमें ये कमी थी, ये पॉजिटिव था, ये था, उसके हिसाब से हमने उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड है। इसमें हमारा नीचे का आया नहीं है, कट गया शायद, ये पुराने गुड्स एंड बैड इंसिडेंट के आधार पे करते थे। इसमें यूजेस फॉर असेसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट एंड एक्सचेंज, ठीक है, इसके नीचे एक्सचेंज है, इम्प्रूवमेंट एंड एक्सचेंज। तो हम उसे असेस कर सकते हैं इन क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड के चलते, इम्प्रूव कर सकते थे और एक्सचेंज कर सकते थे, ठीक है। सेकंड है हमारा इसी में क्रिटिकल स्केल, रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल में क्या है, कुछ कैटेगरीज फैक्टर पर रेटिंग देते हैं, स्केल कैटेगरी पे नंबर देते हैं, ठीक है। रेटिंग स्केल में हमारा क्या होता है, रेटिंग
स्केल में जैसे कि आपने देखा होगा 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार, जिस तरीके से हम कभी मूवीज़ को भी रेट करते हैं कि हमारी मूवी 4 स्टार मूवी है तो इसका मतलब बहुत अच्छी मूवी है, 1 स्टार मिल रहे हो उसे तो इसका मतलब अच्छी मूवी नहीं है। जैसे क्लास में भी बच्चे, छोटे बच्चे होमवर्क अच्छा करते हैं तो उनको 3 स्टार मिल जाते हैं तो खुश हो जाते हैं, तो वो क्या है, वो रेटिंग स्टाइल है। ठीक है, इसमें कैटेगरीज फैक्टर्स पे रेटिंग देते हैं। मतलब मैंने क्या किया, मैं एम्प्लॉयज़ के लिए कैटेगरीज बना दी कि कितना पंक्चुअल है वो, कितना टाइम का काम टाइम पे करके देता है, कितना टाइम पे आता है, कितनी एफिशिएंसी से काम करता है, कितना इफेक्टिवली काम करता है। उसके लिए मैंने कुछ कैटेगरीज बना ली और फिर मैंने उसको स्टार दे दिया कि उस पंक्चुअलिटी में उसको 4 स्टार मिले, उसको 4 नंबर मिले, उसको 5 नंबर मिले, 6 नंबर मिले, इस तरीके से मैंने उसको रेटिंग दे दी। ठीक है, स्केल कैटेगरी पर नंबर देते हैं। ठीक है, स्केल या कैटेगरी पर हम उसे क्या दे देंगे, नंबर 1 2 3 4। ठीक है, हमने क्या दे दिया, उसको नंबर दे दिए। ठीक है, फिर रेटिंग स्केल समझ में आ गया। फिर है रैंकिंग स्केल। रैंकिंग में क्या होता है, हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक दे देते हैं कि सबसे अच्छा वो है, उससे कम, उससे थोड़ा कम ये है, उससे थोड़ा कम ये है, उससे थोड़ा कम ये है। तो इसमें क्या करते हैं, हम हाईएस्ट से लेकर के लोएस्ट तक रैंक बना देते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज़ को कंपेयर करके रैंक बना देते हैं कि जिसने सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट अचीव किए हैं वो हाईएस्ट रैंक हो गए, उससे कम वाले ने लोएस्ट रैंक हो गए। जैसे कि हम क्लास में बना देते हैं कि हाईएस्ट मार्क्स, फिर उससे कम मार्क्स वाला, फिर उससे कम मार्क्स वाला, फिर उससे कम मार्क्स वाला। ठीक है, इसी तरीके से हम अपने एम्प्लॉयज़ को भी क्या करते हैं, कंपेयर करके उनकी रैंक बना देते हैं। कंपेयर करते हैं कई सारे एरियाज़ में कि कौन कितनी फ्लुएंसी है किसी में, कितना एक्सपर्ट है, कितना अच्छा वो काम कर रहा है। कई सारे कैटेगराइजेशन हमने किया, फिर उसमें हमने उसके हिसाब से रैंक बना दी कि सबसे अच्छा बंदा हमारा ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा रैंकिंग मेथड है। रैंकिंग मेथड के बाद नेक्स्ट है हमारा फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में क्या होता है, कैटेगरी में फिल करते हैं। जैसे कि एक्सीलेंट हो गया, गुड हो गया, एवरेज हो गया, वेरी गुड हो गया। जैसे मैं बोलूँ कि हमारा जो एम्प्लॉय है वो एक्सीलेंट है, ठीक है, या गुड है या वेरी गुड है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सीलेंट ही देना पड़ेगा, गुड देना पड़ेगा, वेरी गुड देना पड़ेगा, या फिर एवरेज देना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे पास इतनी ही कैटेगरियाँ हैं, इसी कैटेगरी में मुझे उससे कहीं ना कहीं फिट करना पड़ेगा। ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ को। तो क्या है, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है जिसमें कैटेगरीज में फिल करते हैं कि हमारा हमारा एम्प्लॉयज़ का जो सब्जेक्ट कमांड है वो एक्सीलेंट है, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो गुड है, और उसका जो नॉलेज लेवल है वो इतना है। तो ये क्या हो गया हमारा, हम उसे एक्सीलेंट, गुड, एवरेज और वेरी गुड में हम उसे डाल देंगे। देखा होगा आपने कभी कभार, आप अगर हम वो भी करते हैं, फूड का जो असेसमेंट करते हैं, जो हम उसका टेस्ट करते हैं, सेंसरी मेथड करते हैं फूड का, कोई भी रेसिपी हमने बनाई, जब हम उसका सेंसिस करते हैं तो उसमें हम यही 5 कैटेगरी बना देते हैं कि अगर हमने कोई उसका टेस्ट क्या है, उसका अपीयरेंस क्या है, उसका अरोमा क्या है, तो उसमें हम 5 कैटेगरी बनाते हैं। टेस्ट के आगे हम क्या लिख देंगे, टेस्ट के आगे हम एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, वेरी गुड, इस तरीके के 5-7 लिख देंगे। और उसके बाद फिर हम उसमें हम सामने वाले को बोलेंगे कि इसमें से कोई मार्क्स दो। ठीक है, तो अगर वो एक्सीलेंट लगाएगा तो उसे 3 नंबर मिल जाएंगे, अगर वो गुड लगाएगा तो उसे 2 नंबर मिल जाएगा, बैड लगाएगा तो 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चनियर में हम फिल करते हैं। इसी को हम बोलते हैं फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, तो एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, ये सारी कैटेगरीज होती है। हमें इन्हीं कैटेगरीज में अपने उसको एम्प्लॉयज़ को रैंक डालना होता है कि वो एक्सीलेंट है, पंक्चुअल है, या कि पंक्चुअल में एक्सीलेंट है, पंक्चुअलिटी में एक्सीलेंट है, तो हमें उसी में इसको डालना होता है। ठीक है, फिर इसके बाद ये हमारे क्या है, ये हमारे हैं ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें कौन सा है, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड था, रैंकिंग मेथड था, रेटिंग मेथड है, और हमारा फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, हमारा सिंपल है। क्रिटिकल इंसिडेंट में तो हम बैठ के देख लेते हैं उसने पहले क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया, उसके हिसाब से हम उसका अप्रेजल को लगा देते हैं। रैंकिंग स्केल में हम, रेटिंग स्केल में हम उसे रेट देते हैं, 3 स्टार, 4 स्टार, इस तरीके की रेटिंग स्केल देते हैं। रैंकिंग मेथड में हम क्या देते हैं, रैंकिंग मेथड में हम ये देते हैं कि पहले सबसे अच्छा ये है, उससे कम अच्छा ये है, उससे कम अच्छा ये है, हम एक रैंक में उनको, एक ऑर्डर में उनको लगा देते हैं। फिर फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में हम ये देते हैं कि कौन सबसे अच्छा है, कौन उससे कम नहीं, उसके सबसे एक्सीलेंट होगा, गुड होगा, एवरेज होगा, या वेरी गुड होगा, या वेरी बैड होगा। इस तरीके के हम कुछ कैटेगरीज बना देते हैं और हम अपने एम्प्लॉयज़ को उसमें डाल देते हैं, उन कैटेगरीज में। ठीक है, फिर है हमारा मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड में हमारे क्या आएगा, एमबीओ। सबसे पहले एमबीओ आता है मॉडर्न मेथड में, परफॉर्मेंस अप्रेजल के छोटे छोटे गोल को कैसे अचीव करें, ये हमारा एमबीओ मेथड में आएगा। ठीक है, मॉडर्न में हमने सबसे पहले क्या बनाया, हम अपने एम्प्लॉयज़ का अप्रेजल कैसे कर रहे हैं कि वो अपने छोटे छोटे गोल को किस तरीके से अचीव कर रहा है, वही हमारा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं एमबीओ लास्ट लेक्चर्स में।
कहाँ पढ़ा था ये? हमने पढ़ा था आपके ट्रेडिशनल अप्रोच में पढ़ा था, नहीं सॉरी मॉडर्न अप्रोच में पढ़ा था हमने, जब अप्रोचेस पढ़ी थी हमने मैनेजमेंट की। उसके अंदर मॉडर्न अप्रोच ने मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव दिया था पीटर ड्रकर ने, आपको याद होगा हमने वहाँ पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, बार्स इसको बोलते हैं शॉर्ट में। इसकी फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में आ जाती है, BARS की फुल फॉर्म क्या है? बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, ठीक है। काम के दौरान इसमें क्या होता है? काम के दौरान बिहेवियर को असेस करना, उसमें नरेटिव, इंसिडेंट, क्रिटिकल रेटिंग सबके इफेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। इसमें सब कुछ आ जाता है। आप पूरा जैसे यहाँ पे क्या क्या था हमारा क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड था, नरेटिव मेथड में क्या, तो ये नरेटिव भी हमारा ट्रेडिशनल है, इसमें हम नरेट करते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ में क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या कमियाँ हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये भी ट्रेडिशनल का ही वो होता है पार्ट। इसमें हमारा नरेटिव जो है वो ट्रेडिशनल का एक पार्ट है, पर इसमें दिया नहीं गया है, पर याद रख लेना नरेटिव हमारा ट्रेडिशनल का एक पार्ट है। इसमें हम नरेट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट्स को, ठीक है। तो इसमें अब जो हमारा बिहेवियर एंकर रेटिंग स्केल, इसमें नैरेटिव भी आ जाएगा, क्रिटिकल इंसिडेंट और रेटिंग स्केल भी आ जाएगा, ठीक है। तीनों की क्वालिटी हमारी किस में पाई जाती है? बार्स में पाई जाती है। इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव बिहेवियर को दिखाता है। इसमें क्या करेंगे आप? बिहेवियर एंकर्ड रेटिंग स्केल में आपके जो काम के दौरान बिहेवियर को आप पूरा असेस करेंगे, ठीक है। नरेटिव भी करेंगे, नरेट भी कर सकते हो आप अपने एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को। ये भी देख सकते हो कि पहले उसने क्या किया था और बाद में उसने क्या किया है, पहले उसने क्या अच्छा और क्या बुरा किया था। रेटिंग भी हम उसकी देख सकते हैं कि रेटिंग में उसका क्या क्या, रेटिंग में हम ये देख सकते हैं कि उसको कितनी रेटिंग हमें देनी है, 3 रेटिंग 4 रेटिंग। ये तो बिहेवियर एंकर्ड स्केल में सब कुछ आ जाता है, इसके तीनों के गुण इसके अंदर आते हैं ये वाले स्केल में, ठीक है। काम के दौरान बिहेवियर को असेस करते हैं और इन तीनों के गुण इसमें आते हैं। इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव बिहेवियर को दिखाता है बार्स में, ठीक है, कि क्या इफेक्टिव बिहेवियर और क्या हमारा इनइफेक्टिव बिहेवियर है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा रेटिंग स्केल। हाँ, फिर हम इधर रेटिंग रैंकिंग तो हो गया था, अब है हमारा 360 डिग्री फीडबैक इवोल्यूशन है, इसको लिख लेना, ये ऊपर आ नहीं रहा है, ये है 360 डिग्री फीडबैक इवोल्यूशन, ठीक है। 360 डिग्री फीडबैक इवोल्यूशन, 360 डिग्री फीडबैक इवोल्यूशन, ठीक है, इवोल्यूशन। तो ये लिख लीजिएगा, ऊपर वो कट गया है, क्रॉप करते समय कट गया था ये, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अगर आप देखोगे तो पहला वाला क्या था हमारा? बार्स था, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, ठीक है। बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल हमारा क्या है? बार्स है। बार्स के बाद हमारा नेक्स्ट है 360 डिग्री फीडबैक इवोल्यूशन। इसमें क्या होता है, आप अपने एम्प्लॉयज़ का सभी लोगों से रेटिंग लेंगे, सभी लोगों से, ठीक है, जितने भी, जैसे कॉलेज के सुपीरियर हो गया, सॉरी कलीग्स हो गया, सुपीरियर हो गया, सबऑर्डिनेट्स हो गए, पेयर्स हो गए और कस्टमर्स हो गए। यानी कि ये मल्टी रेट्स आप इसमें लेते हैं, मल्टी डायमेंशनल होता है, फीडबैक है इसमें, और मल्टी सोर्स फीडबैक है। मतलब कि मल्टी रेट्स का मतलब क्या है कि एक ही इंसान रेटिंग नहीं दे रहा, बहुत सारे लोग रेटिंग दे रहे हैं हमारे एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। हमारे पर्टिकुलर मेरा रिवोल्यूशन हो रहा है, तो मेरे कॉलेज, मेरे साथ जितने लोग काम कर रहे हैं, मेरे बॉस जितने हैं, मेरे अंडर जितने लोग काम कर रहे हैं, सब मेरी रेटिंग करेंगे, ठीक है। तो इसमें 360 डिग्री फीडबैक इवोल्यूशन का मतलब यही है कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं सबसे आपको क्या दी जाएगी? रेटिंग दी जाएगी। मल्टी डायमेंशनल होता है, फीडबैक होता है मल्टी डायमेंशनल, मतलब कई जगह से आपको मिल रहा है, ठीक है, अलग अलग डायमेंशन से आपको रेटिंग मिल रही है। फीडबैक आपको मिलेगा, इसमें आपको फीडबैक भी मिल सकता है, आप उसके बारे में क्या सोच रहे हो वो भी आपको बता देगा। मल्टी सोर्स फीडबैक है, आपको कई कई जगह से फीडबैक मिलेगा आपके काम का, मतलब मेरे काम का बहुत सारे लोग मेरे बारे में बताएंगे कि ये काम ऐसा ऐसा करती है, ठीक है। सभी लोग रेटिंग देंगे, जैसे कलीग्स हो गया, सुपीरियर हो गया, सबऑर्डिनेट्स हो गए, पेयर हो गए, ऑब्जेक्टिव हो, कस्टमर्स हो गए, ठीक है। ये सभी लोग हमें क्या देते हैं? रेटिंग देते हैं। मतलब मेरे कलीग्स हो गए, मेरे से ऊपर जो काम कर रहे हैं, मेरे से नीचे जो काम कर रहे हैं, मेरे साथ में जो कर रहे हैं, मेरे साथ के जितने लोग हैं वो सभी मुझे क्या देंगे? मेरे कस्टमर जो हैं सभी मेरी रेटिंग करेंगे। सेल्फ अप्रेजल है ये,
इसका एक एग्जांपल है सेल्फ अप्रेजल। सुपीरियर अप्रेजल हो गया, पीयर ग्रुप्स हो गया, मतलब मैं खुद का अपना अप्रेजल करूँ, मेरे सुपीरियर मेरा अप्रेजल करे, मेरे साथ के पीयर ग्रुप जो है वो मेरा अप्रेजल करे। सब ऑर्डिनेटिंग अप्रेजल, मतलब मेरे अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, सब ऑर्डिनेट्स जो हैं जो मेरे अंदर काम कर रहे हैं वो मेरा अप्रेजल करे। तो 360 डिग्री फीडबैक इवैल्यूएशन में आपके आसपास जितने लोग होते हैं सब आपका इवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा था परफॉर्मेंस अप्रेजल के 2 पार्ट थे, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल के अंदर हमारा क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड और नरेटिव भी आता है इसके अंदर, एक लिख लीजिएगा आप, नरेटिव मेथड ये वाला जो है ना, ये जो है ये भी हमारा इसके अंदर ही आता है, ठीक है। तो नरेटिव लिख लीजिएगा, इसमें क्या करता है, नरेट कराते हैं हम अपने एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को, ठीक है। तो नरेटिव भी हमारा इसी के अंदर आता है। ये हो गया हमारा ट्रेडिशनल के अंदर क्रिटिकल इंसिडेंट बिहेवियर हो गया, रेटिंग स्केल हो गया, रैंकिंग स्केल हो गया, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हो गया, ठीक है। फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन हम इसको इसलिए बोलते हैं कि कुछ कैटेगरीज हैं, हमें बस वही हमारे पास ऑप्शन है, हमारे अपने एम्प्लॉयज़ की को हमें इन्हीं कैटेगरीज के अंदर फॉल करना है, या तो हम उसे एक्सीलेंट देंगे या गुड देंगे, एवरेज देंगे या वेरी गुड देंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है मॉडर्न के अंदर हमारा एमबीओ आएगा, बार्स आएगा, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, इसकी फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में आई हुई है, और 360 डिग्री फीडबैक इवैल्यूएशन आता है। इसके अलावा ये मैच करने के लिए भी आया था कि बार्स हमारा किसका एग्जाम्पल है, परफॉर्मेंस अप्रेजल का। एक तरफ उन्होंने परफॉर्मेंस अप्रेजल दिया था मैच ऑफ द फॉलोइंग में, और दूसरी तरफ उन्होंने बार्स दिया था, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कंपनसेशन, ठीक है। कंपनसेशन में हमारा क्या होता है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल अवार्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। कंपनसेशन में क्या होता है हमारा, जो फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल अवार्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे जॉब के काम के बदले जितना हम उसके वहाँ काम कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, अपनी एनर्जी दे रहे हैं, अपने स्किल्स को दे रहे हैं उन्हें, तो उसके बदले वो क्या हमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल अवार्ड हमारा ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है, ठीक है। तो इसको हम रिम्यूनरेशन भी बोलते हैं, जो हमें सैलरी वगैरह मिलती है, जो हमें फाइनेंशियल और कोई भी रिवॉर्ड वगैरह मिलता है तो वो क्या कहलाता है, वो हमारा रिम्यूनरेशन भी कहलाता है। तो ये सब कंपनसेशन है। फंक्शंस ऑफ कंपनसेशन में क्या है, एक तो इक्विटी है, दूसरा है मोटिवेशनल, ठीक है। इक्विटी क्या होती है, एक लेवल पे सभी एम्प्लॉयज़ को एक समान पे मिलता है, ठीक है। कंपनसेशन में एक तो इक्विटी मिलेगी आपको, इक्विटी में क्या होगी, जैसे सबको एक जैसा लेवल मिलेगा, यानी कि जैसे बोनस मिला आपको, तो बोनस सबको ही मिला, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपकी इक्विटी है। इक्विटी का मोटिवेशन है, मोटिवेशन में गुड पे वर्क एज अ मोटिवेटेड फैक्टर्स, ठीक है। आपको बहुत अच्छा पेमेंट मिलेगा तो आप क्या करोगे, उस पेमेंट से मोटिवेट होकर बेहतर काम करोगे, ठीक है। मोटिवेशनल में क्या है, गुड पे वर्क एज अ मोटिवेटेड फैक्टर। जैसे कि कई कंपनी में क्या होता है, अगर आपने उतने फ्लैट आपने उनके बेचे तो उन्हें फ्लैट का परसेंटेज भी मिलता है, ठीक है। अगर आप ना इतनी प्रॉपर्टी आप बिकवा के आए हो, कस्टमर ढूंढ के लाए हो, आपने प्रॉपर्टी बिकवाई है अपनी कंपनी की, या फिर कोई उनका काम किया, तो उसमें परसेंटेज भी देते हैं, तो वो क्या है, वो मोटिवेशनल है, ठीक है। बोनस फॉर एवरी एम्प्लॉयज़, प्रॉफिट शेयरिंग, बोनस प्लान्स, पेंशन, ठीक है। ये सब हमारे क्या है, ये हमारे मोटिवेशनल है। इक्विटी हमारे 2 तरह की हो गई, हमारा कंपनसेशन के फंक्शंस हमारे 2 हो गए, एक तो इक्विटी हो गई, एक मोटिवेशनल हो गया, ठीक है। इक्विटी है, सभी लेवल के सभी एम्प्लॉयज़ को एक समान पे मिलेगा, एक लेवल के सभी एम्प्लॉयज़ को एक समान पे मिलेगा, मतलब कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हमारे एक लेवल पे काम कर रहे हैं, सबको क्या मिलनी है, एक जैसी पे मिली, ऐसा ना हो कि किसी को ज़्यादा मिले और किसी को कम मिले। मोटिवेशनल में क्या है, मोटिवेशनल में अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है। बोनसेस फॉर एवरी एम्प्लॉयज़, सभी एम्प्लॉयज़ को बोनसेस मिले, जैसे दिवाली पे मिलते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग हो, सबको प्रॉफिट का एक हिस्सा मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़ा प्रॉफिट मिला है तो सबको प्रॉफिट मिले। बोनस प्लान और पेंशन, ठीक है। ये सब हमारा क्या है, मोटिवेशनल है। 2 टाइप्स की होता है, इमीडिएट है और डिफर्ड है। इमीडिएट में क्या है, स्पेसिफिक टाइम पर मंथली बेस पे। इमीडिएट का मतलब होता है, एक तो आपका जो कंपनसेशन है वो इमीडिएटली मिलता है, यानी कि आपने 1 महीना काम किया और हर महीने आपको आपकी सैलरी मिल गई, ठीक है। मंथली बेस पे आपको सैलरी मिल जाती है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो इसमें कनाडा वगैरह में वीकली बेस पे मिलती है, मतलब आप 1 हफ्ता काम करो, उसमें मंडे टू फ्राइडे आप काम करो, आपको सैलरी मिल जाएगी, और सैटरडे संडे आप उस सैलरी को उड़ा सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट मंडे से फ्राइडे तक आप फिर काम करो, ठीक है। तो ये क्या है, इमीडिएट है जो आपको मंथली या वीकली बेस पे मिलती है। डिफर्ड है, एक स्पेसिफिक समय पे
जैसे एक्स्ट्रा बोनस हो गया, एनी टाइम इंसेंटिव्स प्लान्स हैं, यानी कि एक्स्ट्रा बोनस दिवाली पे आपको बोनस मिलता है, या फिर कुछ ऐसा है कि आपको किसी टाइम इंसेंटिव्स मिल गए, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मिल गया, तो वो क्या है, वो डिफर्ड है। एक स्पेसिफिक टाइम पे जब आपको कुछ एक्स्ट्रा बोनस मिलता है, ठीक है, तो वो क्या है, डिफर्ड है, कि दिवाली पे आपको बोनस मिलेगा, तो वो क्या हो गया, आपका डिफर्ड हो गया, ठीक है। इसमें आपके दो हैं, वेजेस और सैलरी है। वेजेस और सैलरी का मतलब क्या है, वेजेस और सैलरी, ठीक है। वेजेस में आपका क्या है, वेजेस में आपका जो आपका आर्ली बेसिस पे होता है। वेजेस वो होती है जो मजदूरी, आप उसे बोल सकते हो, जो आर्ली बेसिस पे यानी कि आपको मिलता है, यानी कि डेली हो गया, वीकली बेसिस, ठीक है। आर्ली बेसिस हो गया, डेली या वीकली बेसिस आपको पैसे मिलते हैं, कि रोज़ आप काम करोगे तो आपको 300 रुपये मिलेंगे, तो वो आपका वेजेस होता है, ठीक है। कैलकुलेटेड बाय आर्ली बेसिस, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आर्ली बेस पे कैलकुलेट करते हैं, कि इतने घंटे काम करके या इतने पूरे दिन काम करके आपको इतना इतना अमाउंट, आपको इतने पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे कैलकुलेटेड बाय आर्ली बेसिस में हमारे दो हैं, मनी वेजेस है और रियल वेजेस, ठीक है। मनी वेजेस में हमारा क्या है, कैश है, आपको पैसे मिलेंगे। रियल वेजेस में आपको क्या मिल सकता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय वेजेस। फिर उससे जो आप अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा रहे हो, जो भी आपको पैसे मिल रहे हैं, जो भी आपको अमाउंट मिल रहा है, उससे आप अच्छा खाना खा रहे हो, ठीक ठाक आपके पास थोड़ा बहुत घर का रहने का इंतजाम है, वो सब क्या है, आपका रियल वेजेस आएगा, ठीक है। तो मनी वेजेस हो गया जिसमें आपको पैसा मिल रहा है, और रियल वेजेस हो गया वो जो आपको घर ले रहे हो आप उस पैसे से, या फिर आपको कोई पैसे के बदले घर दे रहा है, आपको रहने का अरेंजमेंट दे रखा है उसने, तो वो आपका रियल वेजेस हो गया। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, आपकी लिविंग का स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए बाई वेजेस, ठीक है, वेजेस के थ्रू आप अपना लिविंग का स्टैंडर्ड जो बढ़ा रहे हो, ठीक है। सैलरी है आपका, सैलरी मंथली बेसिस होती है, आपको बताइए। वेजेस हो गया आपका आर्ली, वीकली, डेली बेसिस, और सैलरी आपको मंथली बेसिस मिलती है, ठीक है। इंडिया में हम बात कर रही हूँ, तो सैलरी आपको क्या मिलेगी, आप पूरा मंथ काम करो, फर्स्ट से फर्स्ट के बीच में आपकी सैलरी आ जाएगी, ठीक है। फिर है हमारा इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स क्या होते हैं, एक्स्ट्रा मनी फॉर मोटिवेशन। मोटिवेशन के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा मनी मिलती है, ये कोई खास फिक्स नहीं होती है, नॉट फिक्स्ड होती है, किसी उसमें फिक्स नहीं है, ये डिपेंड्स ऑन परफॉर्मेंस। किस पे डिपेंड करता है, हमारे परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसके अलावा मटेरियल और नॉन मटेरियल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। इंसेंटिव जरूरी नहीं है कि आपका मटेरियल ही हो, नॉन मटेरियल भी हो सकता है, यानी कि सिर्फ जरूरी नहीं है कि आपको पैसे में ही इंसेंटिव्स मिले। इसके अलावा आपके लिए क्लैपिंग हो रही है, रिकग्नाइजेशन मिल रहा है, सबको बताया जा रहा है कि ये जो है, ये वाला काम इसने बंदे ने किया है, बहुत अच्छा काम करता है, एक तरह से अप्रेजल भी आपको मिल रहा है, तो वो भी क्या है, आपका नॉन मटेरियल इंसेंटिव्स में आएगा, ठीक है। तो कोई भी जो एक्स्ट्रा मनी हमें मोटिवेशन के लिए मिलती है, ये फिक्स नहीं होती है, परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगी कि आपने कितना अच्छा काम किया है, उस बेस पे आपको मिल जाएगा इंसेंटिव्स। और इससे क्या होगा, आपका मटेरियल मनी और नॉन मटेरियल रिकग्नाइजेशन इसमें मिलता है। फिर है हमारा एम्प्लॉयज़ बेनिफिट। एम्प्लॉयज़ बेनिफिट्स में क्या है हमारा, फ्रिंज बेनिफिट फॉर एवरी एम्प्लॉयज़, मतलब हर एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ ना कुछ फ्रिंज बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट जो मिलते हैं, उसको बोलते हैं हम एम्प्लॉयज़ बेनिफिट। जैसे ट्रेवल कंसेशन हो गया, लीव हो गई, अक्यूमुलेशन ऑफ लीव हो गया, प्रोविजन ऑफ क्रैचेस हो गया, जो डे केयर होते हैं, ये सब चीज़ें क्या है, हमारी बेनिफिट्स हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि ट्रैवल का कंसेशन है, मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रही हूँ, तो फ्री पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटीज़ मुझे मिल रही है। इसके अलावा मुझे छुट्टियों की फैसिलिटीज़ मिल रही है, जिसमें मेडिकल लीव्स हो सकती है, मैं जबकि मैं छुट्टी पे हूँ तब भी मुझे पेमेंट मिल रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, आपका लीव्स हो गया। इसके अलावा प्रोविज़न ऑफ क्रैचेज, यानी कि डे केयर वगैरह, छोटे बच्चों के लिए जिनकी मदर वर्किंग होती हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन में ही डे केयर खोल दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें हमारी क्या है, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट में है, ठीक है। वेजेस एक्स्ट्रा, हिडन पेमेंट, नॉन वेजेस लेबर कॉस्ट, सप्लीमेंट्री वेजेस प्रैक्टिसेस, ये सब हमारी इसके अंदर आती हैं। हेल्प परफॉर्म कंफर्टेबली एंड विद कन्वीनियंस, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारा वेजेस एक्स्ट्रा हिडन, इसमें क्या होगा ना, ये हमारा हिडन पेमेंट हो गया। इससे क्या है, मुझे ट्रेवलिंग का फ्री मिल रहा है, तो और अगर मैं खुद से पेमेंट कर रही हूँ, तो मुझे खुद से अपने ऑर्गेनाइजेशन जाना पड़ रहा है, तो अच्छा पेमेंट मेरा डीजल खर्च होगा, पेट्रोल खर्च होगा, ऑयल का मुझे एक्स्ट्रा होगा, मुझे गाड़ी खरीदनी पड़ेगी, या मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना पड़ेगा, तो इससे क्या होगा, मेरा अर्निंग होगी, ठीक है। लेकिन अगर मुझे कॉलेज से पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी मिल रही है, तो और मुझे उसका कुछ पेमेंट नहीं करना है, वो फ्री फैसिलिटी है, तो वो क्या है, वो आपका हिडन पेमेंट है, ठीक है। तो वो आपका हिडन पेमेंट है जो आपका बच गए हैं, ठीक है। नॉन वेजेस लेबर कॉस्ट हो गया,
सप्लीमेंट्री वेजेस प्रैक्टिसेस हो गई। इसके बाद है हमारा नॉन वेजेस लेबर कॉस्ट। नॉन वेजेस लेबर कॉस्ट वो होते हैं जो लेबर जो बिना काम करे हमें थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा पेमेंट मिल जाता है। जैसे छुट्टी में हमें सैलरी मिल जाती है, आज हम काम पे नहीं गए लेकिन फिर भी हमें सैलरी मिल रही है। सप्लीमेंट्री वेजेस प्रैक्टिसेस में होता है जो हमारी सैलरी से यानी कि वेजेस से एक्स्ट्रा हमें कुछ मिल जाता है, जो ओवर टाइम हो गए, एक्स्ट्रा टाइम हो गया, कम बोनसेस हो गए। तो ये सब क्या है हमारे सप्लीमेंट्री वेजेस प्रैक्टिसेस है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमें वेजेस से अलग मिलता है। ठीक है, जो हमारी सैलरी है, जो वेजेस है, जो वीकली डे पे हम ले रहे हैं, उससे जो एक्स्ट्रा हमें मिल रहा है। ठीक है, हेल्प परफॉर्म्स कंफर्टेबली एंड विद कन्वीनियंस। ठीक, अब इससे क्या होगा, हमारे एम्प्लॉयज़ अगर हमें इंसेंटिव्स और एक्स्ट्रा अमाउंट्स भी मिलता रहेगा तो इससे हम कंफर्टेबली हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री कंपनसेशन में हमारे क्या है, बिना काम के समय का पेमेंट जब हमें मिलता है। सप्लीमेंट्री कंपनसेशन का मतलब क्या है, बिना काम करे भी जब हमें कुछ पेमेंट मिल रहा है। ठीक है, तो वो क्या है, बिना काम के समय का पेमेंट है। जैसे सिक लीव हो गई, वेकेशन होगा ये। ठीक है, वेकेशन है हमारा जब हम छुट्टी पे हैं, हम कुछ काम नहीं कर रहे लेकिन फिर भी ऑर्गेनाइजेशन हमें छुट्टी दे रही है। जैसे कि अगर पर मंथ हमें 2 से 3 CL मिलती है तो हम उन 2 से 3 CL में नहीं जाते कैजुअल लीव में अपने काम पे, लेकिन फिर भी हमारी सैलरी उन 2-3 दिन की आती है। ठीक है, हजार्ड से प्रोटेक्शन, इलनेस, इंजरी, ओल्ड एज एक्सेट्रा। ठीक है, अगर आपको कोई अगर आपको चोट लग जाती है, कुछ नुकसान आपको हो जाता है तो उससे आपको प्रोटेक्शन मिल सकती है कंपनसेशन में। सप्लीमेंट्री कंपनसेशन में मान लीजिए मैं किसी फैक्ट्री में काम कर रही हूँ, मेरे साथ कोई हादसा हो जाता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन मेरा पूरा मेडिकल का ट्रीटमेंट करेगी, मेरी फैक्ट्री मेरा पूरा खर्चा उठाएगी। ठीक है, और मेरे इंश्योरेंस का भी कराएगी वो मुझे, और मुझे पेमेंट भी करेगी। तो वो क्या है, प्रोटेक्शन, इलनेस, इंजरी, ओल्ड एज एक्सेट्रा से हजार्ड से आपको बचाव मिलता भी दे सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, एम्प्लॉय सर्विसेज जैसे फूड मेडिकल हो गया, हमारा फूड हो गया, मेडिकल हो गया, फूड के बाद कॉमा है। ठीक है, तो एम्प्लॉय सर्विसेज हमें क्या देती है, जैसे कि फूड हो गया, कई बार मैंने देखा है ऑफिस में दिन में लंच कराते हैं, वो पूरा अपने सारी फैकल्टी मेंबर्स के लिए अच्छा सा लंच अरेंज रखते हैं, वो डेली लंच वो ही कराते हैं। मेडिकल हो गया आपका, रिक्रिएशन हो गया, मेडिकल सर्विसेज हो गई। ये सब रिक्रिएशन मतलब आपको कुछ इन्जॉय करने के लिए पार्टीज़ में, उसमें भी पार्टीज़ होती रहती है आपके ऑफिस में। इसके अलावा आपको ट्रिप पे भेजा जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब आपके रिक्रिएशन एक्टिविटी हैं, जो मनोरंजन एक्टिविटीज़ चलती हैं। ओल्ड एज एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो अपने एम्प्लॉयज़ को ओल्ड एज एंड रिटायरमेंट बेनिफिट देते हैं, जैसे पेंशन हो गया, PF हो गया, मेडिकल बेनिफिट्स, ये सब भी हमारी क्या है, सप्लीमेंट्री कंपनसेशन है। ठीक है, सप्लीमेंट्री कंपनसेशन है मतलब आपको सैलरी तो मिल रही है, उसके अलावा भी जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको मिल रही है, ठीक है, वो सप्लीमेंट्री कंपनसेशन में आएंगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका कंपनसेशन का एक पार्ट था, जिसमें हमारा जो मेन है इसमें हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल है, जिसमें हमारे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड से आया है, इसका रेटिंग मेथड से आया है, रैंकिंग से, और फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से। 360 डिग्री फीडबैक इवैल्यूएशन से आया है, और आपका बार से आया है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं, इसमें से क्वेश्चन हर साल पूछ लेता है वो। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।